अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो और चाहती मैं यही थी कि भरपूर अंदाज से इसकी मुबारकबाद मैं आपको दूं। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए और अच्छी बात है कि हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। जो एक जुल्म जबर हम देखते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, उसके बाद आज़ादी की कदर का एहसास ज़रूर होता है। लेकिन आज सवाल कुछ और हैं। आज सवाल ये है कि क्या उस आज़ादी की हम कदर कर भी रहे हैं या नहीं, और सवाल ये भी है कि आखिर 75 साल में हमने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया है कि जिसके ऊपर हम फ़ख्र महसूस करें। सवाल ये भी है कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था, क्या हमने वो मकसद हासिल कर लिया, और हासिल करना तो दूर की बात, क्या हम उसके कहीं करीब भी जाकर रुके हैं। किसी भी बात का जवाब मुझे पॉजिटिव नज़र नहीं आता। और आज सबसे बड़ी जो तकलीफ़ दे सूरत हाल है वो यही है। अगर आपने जश्न आज़ादी मनानी है, सैर सपाटे करने हैं, गुल गपाड़ा करना है, आतिशबाजियाँ करनी हैं, मिली नगमे सुनने हैं, परचम को फ़िज़ा में लहराना है, ज़रूर लहराएं। ये सब करने से अगर आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन क्या यहीं तक महदूद रहना है या इससे आगे भी कुछ करना है? बहुत हम बचपन से ये नगमे सुनते आ रहे हैं, जी हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। क्या वाकई हम जिंदा कौम हैं? कभी हमने अपने आप से ये सवाल किया है कि हम जिंदा कौम हैं? माजरत के साथ मुझे तो किसी भी बात का जवाब मुस्बत नज़र नहीं आता। ना तो मुझे हम जिंदा कौम नज़र आते हैं, ना मुझे हम कोई काबिल फ़ख्र कौम नज़र आते हैं, और ना ही मुझे हम आज़ाद कौम नज़र आते हैं। किसी भी बात का जवाब मुझे मुस्बत नज़र नहीं आता। मेरी बच्ची ने भी मुझे बड़ी फरमाइश की कि मामा इस दफ़ा हमें जल्दी से चीज़ें दिला देंगे वो, लेकिन दिल बुझा हुआ और उदास था। ज़ाहिर है आज़ाद कौम है, हम कहते हैं कि जी हम जश्न मनाना चाहते हैं। मैंने उसको भी, बच्चे को भी चीज़ें दिला दी और उसके दिल में तो हम मोहब्बत का जज्बा ही रखना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन सवाल यही पैदा हो रहा है कि जनाब कब तक हम सिर्फ इन्हीं सतही चीज़ों पर ही गुजारा करेंगे? कब तक? क्या हम जेन्युइनली पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं? क्या हम जेन्युइनली पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं? क्या हम जेन्युइनली एक जिंदा कौम बनना चाहते हैं? ये सवाल हैं जो हमें आज के दिन कम से कम खुद से ज़रूर कर लेने चाहिए। मैं कुछ चीज़ें कलेक्ट कर रही थी, देख रही थी, और मेरे पास जो फैक्ट्स सामने आए वो बड़े होशरुबा थे, मायूस कुन थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जो करप्शन इंडेक्स है पाकिस्तान का, वो 140वें नंबर पर है। कितने? 140वें नंबर पर। अदालती निज़ाम में देखती हूँ तो वो मुझे पता चलता है कोई 120वें और 130वें के दरमियान ही वो इधर उधर नज़र आता है, कभी थोड़ा सा ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे। अगर इंसानी हुकूक की फ़हरिस्त की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है वो 145वें नंबर की है। अंदाज़ा लगाएं आप, 145वें नंबर की दर्जा बंदी है इंसानी हुकूक के अगर पैमाने से जांचा जाए तो। और अगर हम तालीम के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 35वां है। बहुत सारी चीज़ें मैं सर्च कर रही थी जिसमें से जो मुझे अगर हौसला अफजा कोई चीज़ें थी तो वो सिर्फ 2 निकली थी। यानी अफवाज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें उनकी दर्जाबंदी तो वो आलमी रैंकिंग में 4थे नंबर पर थी, और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। ये वो 2 चीज़ें थी जो टॉप 10 में आ रही थी। इसके अलावा जितनी चीज़ें थी वो आपके सामने मैं बता रही हूँ कि क्या सूरत हाल थी। अब सवाल ये कि 75 साल हमने जो गंवा दिए हैं उसमें हमने ये मेडल्स लेने के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी जद्दोजहद की? यकीनी तौर पर नहीं। हमारे मुल्क का हाल ये है कि हमारा जो आज तक अदालती निज़ाम है, जो उसके बहुत सारे क़वानीन हैं, वो वही हैं जो अंग्रेज़ों के दौर से नाफिज हैं। हमने उनको कभी चेंज करने का तरद्दुद ही नहीं किया। हमारे मुल्क में जो इस वक्त रेल की पटड़ी का निज़ाम है वो भी वही है जो अंग्रेज़ हमारे लिए बिछा गया था बरे सगीर में। सेहत की बात करें, बड़े बड़े अस्पतालों के आप नाम ले लें, चाहे मैं लाहौर की अगर बात करूं तो सर गंगाराम अस्पताल, गुलाब देवी अस्पताल, ऐसे अस्पताल हैं जो कि अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए हैं। हमने कितनी कंट्रीब्यूशन की है इस मुल्क के लिए, मुझे ये समझ में नहीं आता। कुछ फलाही काम करने वाले इदारों ने, यहाँ कोई किसी सोशल वेलफेयर काम करने वाले किसी शख्स ने कुछ बना दिया हो तो अलहदा बात है, लेकिन एज ए पाकिस्तान, एज ए रियासत पाकिस्तान हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमारे मुल्क में तालीम आम हो गई है?
کیا ہمارے ملک میں تعلیم مفت ہو گئی ہے جو کہ ہمارے آئین کے مطابق ہونی چاہیے؟ ویسے ہم سارا دن آئین کا رونا روتے رہیں گے، جی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، ٹانگ دو، یہ ہو گیا، غداری کا مقدمہ، آرٹیکل 6 سب کو یاد آ جاتا ہے صرف پولیٹیکل سکورنگ کے لیے. لیکن حقیقی طور پر جو آئین کی خلاف ورزیاں اور دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. کیا ہمارے ملک میں واقعیتاً ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا جو معیار ہے وہ ایک ہے؟ جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کا معیار ہی ہمارے ملک میں ایک جیسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں جناب امیر جو ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری جو پاکستان کی مملکت خدا داد پاکستان ہے وہ صرف اشرافیہ کے لیے بنی ہے. صرف جو 2% ہماری ایلیٹ ہے وہ ہمیں رول کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. ہم تو ابھی بھی غلام ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہم ابھی بھی غلام ہیں. صرف وہ جو 2% ایلیٹ ہے وہ ہماری حکمران ہے، اسی کے لیے ہر قانون ہے، اسی کے لیے ہر سہولت ہے، اسی کی ہی عزت ہے، اور وہی جو چاہے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی 98% ہیں پاکستان کی آبادی، وہ سب ہم غلام ہیں، محکوم ہیں، اور ہمارے نہ تو کوئی حقوق ہیں. ہمیں جب چاہے کوئی، اگر ہم نے کسی کی مرضی کے خلاف بات کر دی ہے، ہمیں گھروں سے اٹھا لیا جائے گا. ہمیں جب چاہے کوئی بغیر مقدمے کے گرفتار کر لیا جائے گا، ڈس اپیئر کر دیا جائے گا. ہمارا تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے، ہمارے تو کوئی رائٹس ہی نہیں ہیں. اس سے مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس سے زیادہ رائٹس ہمارے تب تھے جب انگریزوں کی سرکار تھی. کم از کم وہاں پر آپ کو کچھ بنیادی سہولیات تو میسر تھیں. ہمیں ہمارے ملک میں رہتے ہوئے جس درجے کے شہری کا ایک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اگر ہم کہیں اور جاتے ہیں تو اس میں حالانکہ ہم ان کی سیکنڈ سٹیزنشپ ہوتی ہے نا ہماری، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس سے زیادہ بہتر سہولیات وہاں پہ میسر ہوتی ہیں. کیوں بڑی تعداد میں لوگ پاکستان سے باہر جا کے مقیم ہونا چاہتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ظاہری سی بات ہے، جہاں آپ کو اپنے بچے سیکیور نظر آتے ہیں، ان کا فیوچر سیکیور نظر آتا ہے، تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں 1 سال 2 سال 10 سال 15 20 25 75 سال لگ گئے، ہم سے آج تک تعین نہیں ہو سکا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیا ہمارے ملک کا فیوچر ہے. اور ابھی تک کی جدوجہد میں کہیں نہ کہیں یہ لگتا تھا کہ نہیں، کبھی چیزیں بدل جائیں گی، کبھی نہ کبھی چیزیں صحیح ہو جائیں گی، کبھی نہ کبھی تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی. لیکن اب وہ سٹیج آنا شروع ہو گئی کہ جہاں پر آ کر آپ مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ میں اویئرنیس آ جاتی ہے تو پھر آپ زیادہ تکلیف دہ صورتحال میں ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے جب تک آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے آپ کے حقوق کیا ہیں، جب تک آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے باہر دنیا کے لوگ کیسے رہ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے شاید یہی زندگی ہے. آپ اسی گھن چکر میں پستے رہتے ہیں. صبح اٹھے، کام پہ چلے گئے، بجلی کا بل دے دو بھائی، گھر کا کرایہ دے دو، بچہ بیمار ہو گیا اس کو اسپتال لے جانا ہے، بچے کی فیس دینی ہے. آپ انہی مسائل میں الجھے رہیں گے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ کے رائٹس کیا ہیں، کیا ہے نہیں ہے. اور اگر معلوم پڑ جائے تو آپ اس سے زیادہ تکلیف میں ہوں گے، کیونکہ پھر آپ یہ کمپیئر کر سکیں گے کہ کس طرح سے آپ کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے جو ایک کرپٹ اشرافیہ ہے پاکستان کی، وہ کس طرح سے آپ کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے. کوئی رائٹس ہیں آپ کے؟ کوئی رائٹس نہیں ہیں. آپ اگر کوئی پرائیویٹ فرمز میں جاب کر رہے ہیں، آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. کوئی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی پرائیویٹ فرم میں ہوں، آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی آپ کا پرسان حال ہے؟ کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کر جائے، آپ اس کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. کیا آپ کی ٹریٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے تھانوں میں جا کر کیا ہے؟ آپ پروٹیکشن کے اوپر اپنی بات کر سکتے ہیں کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں؟ آپ کو ہر گھر میں اپنے لیے خود اپنی پروٹیکشن کا انتظام کرنا پڑتا ہے. ہم کس لیے یہ سب کچھ بھر رہے ہیں؟ کیوں ٹیکسز دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں کون سی اس کے بدلے میں سہولت مل رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہی ہے. اور ایک مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ مسلسل پستا چلا جا رہا ہے. اس سے نکلنے کا وے آؤٹ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جن ہم شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ہمیں، جس ایلیٹ نے ہمیں اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، وہ تو ہمیں اس میں سے نکلنے دے ہی نہیں رہا ہے. وہ تو ہمیں اس سسٹم سے نکلنے ہی نہیں دے رہا ہے کہ ہم اس چیز سے نکلیں، کچھ اپنے آپ کے لیے امپروومنٹ کریں. ہم پھر ایک گول چکر اور ایک دائرے میں گھوم پھر کے واپس اسی نقطۂ آغاز پر آ جاتے ہیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. اور یہی صورتحال مختلف ادوار میں ہم دیکھ رہے ہیں، بھلے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو، بھلے وہ جمہوریت ہو. اور جمہوریت میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہی گھسی پٹی پارٹیز ہیں جو ہمیں بار بار سامنے نظر آ جاتی ہیں. پیپلز پارٹی ہے، وہ کتنی دفعہ اقتدار کر چکی ہے، مزے لے چکی ہے. PMLN ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے بار بار آ چکے ہیں. آج بھی وہ بڑے مسیحا بنتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے، اتنے سال 30 35 سال حکمرانی کر لی اور آج بھی آ کے مسیحا بنتے ہیں کہ ہم ٹھیک کریں گے. اگر آپ اتنے ہی ٹھیک کرنے والے ہوتے تو پہلے آپ نے کیوں نہ ٹھیک کر لیا بھائی؟ یہاں تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ لوگ ہی تو رول کرتے رہے پاکستان کو.
इसी तरह डिक्टेटर्स बार बार आ कर कभी सामने से, कभी पीछे से, कभी सामने से, कभी पीछे से अपने खेल खेलते रहते हैं। अपने खेल इतने ख़तरनाक वो खेलते हैं कि किसी भी तरह सिस्टम को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, चाहे उसकी वजह से आम आदमी कितना पिस रहा है, मईशत कितना सफ़र कर रही है, पाकिस्तान कितना सफ़र कर रहा है, लेकिन नहीं, हम देख रहे हैं कि उनके खेल अपनी जारी हैं, तमाशे बने हुए हैं, चल रहे हैं। ना हमारे मुल्क की कोई डायरेक्शन बनने दी जाती है, ना हमारे मुल्क की कोई फॉरेन पॉलिसी बनने दी जाती है, ना कोई मईशत की पॉलिसी बनने दी जाती है, और हम इसी तरह सिसकते रेंगते इस मुल्क में चलते चले जा रहे हैं। अब तो ये महसूस होने लगा है कि हमारे बच्चे हमसे यूँ सवाल करते हैं जब वो बुनियादी चीज़ें गलत होते देखते हैं कि हम पता नहीं क्यों पैदा हो गए, कोई कसूर है हमारे इस मुल्क में, हम पैदा हो गए कि हमें कोई हुकूक नहीं मिलेंगे कभी सारी ज़िंदगी, और हमारे बस मेहनत करते जाओ और आप उसके बाद इन दी एंड आपके पास अपना एक ज़ाती मकान तक ना हो, आपके पास कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ तक ना हो कि आखिरी उम्र में आप अगर बीमार हो रहे हैं तो आपके लिए ये भी एक तशवीश की बात है कि यार हम तो अपनी दवाई दारू का पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते। ये एक ऐसा घन चक्कर बना दिया गया है कि आम आदमी सिर्फ इसी में उलझा रहेगा। कभी हमने सोचा है कि हमारे जो हमसे ज़्यादा गरीब हालत के लोग होते हैं भारत में, लेकिन वो ज़्यादा हमें पेट्रियाटिक नज़र आ रहे होते हैं, ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे जो ममालिक हैं वो पेट्रियाटिक होते हैं, हमारे मुल्क में वो क्या वजह है कि हम नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे मसाइल ही इस किस्म के होते हैं कि जिसके अंदर हम घूमते रहते हैं और अल्टीमेटली हम सोचते हैं यार इस मुल्क का सिस्टम कभी ठीक ही नहीं होता, इस मुल्क के सिस्टम ने कभी नहीं बदलना है, तो हमारे लिए उसमें क्या जज्बात होंगे या आगे चल के क्या होंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमारा हाल ये है कि हम अपनी ज़बान से मोहब्बत नहीं कर सकते, हम अपनी ज़बान बोलते हुए शर्म महसूस करें कि हाँ भाई हमारे बच्चे को उर्दू आती है, दूसरे बच्चे को इंग्लिश आती है, तो हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अपना लिबास हमें उस तरह से हम कहीं उठते बैठते हमें लगता है कि पता नहीं हम आउटडेटेड लगेंगे अगर हम अपना लिबास पहन लेंगे। इसी तरीके से आप देख लीजिए, हम कोई भी मामला देख लें, अगर कहीं घूमने फिरने जाना हम कहते हैं यार यहाँ से निकलें हम कहीं और चले जाएं। क्या हमारे वाक़तन अंदर वो चीज़ है कि हमने पाकिस्तान में रहना है? बिल्कुल है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत भी है, हम चाहते हैं ये ख़ित्ता जिसे अल्लाह ताला ने लाजवाल नेमतों से नवाजा है इसका सिस्टम ठीक हो। पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर लोग जो रहे हैं वो बुरे हैं, जिन्होंने इस मुल्क को पनपने नहीं दिया, जिसने इस मुल्क को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। हमें अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है कि हमने क्यों और कैसे आगे नहीं बढ़ने दिया खुद को। अभी तक जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं उसको बदलने के लिए हमने खुद क्या किरदार अदा किया है। यही पाकिस्तानी जो यहाँ मुल्क में होते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम कैसे चल रहा होता है। यही लोग जब बाहर के मुल्क जाते हैं तो बड़े इंसानों की तरह ट्रैफिक भी हमें नज़र आ रही होती है, वहाँ सारे रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, कोई सिग्नल नहीं तोड़ता, कोई वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। क्यों? यही लोग होते हैं ना वो, वहाँ जाके क्यों ऐसे हो जाते हैं? कानून की हुक्म बनानी है, पता है कि हमसे पकड़ लिया जाएगा, हमारी कोई इसमें छूट नहीं है। यहाँ हमें पता है थोड़े से 100-200 देकर बात बन जाती है, बात ख़त्म है। कोई उस तरीके से कानून की हुक्मरानी आपको नज़र नहीं आती। इसी तरीके से यही पाकिस्तानी है, यहाँ मेहनत करते हैं, डंडी मारते हैं, बाहर के मुल्कों में जाके ख्वार होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन करते हैं क्या वजह है? यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम बाहर के मुल्कों की मिसालें यहाँ पर बैठ के देते ज़रूर हैं, लेकिन हम कभी कोशिश नहीं करते कि किसी तरह इस मुल्क को भी वैसा बना लें। हमने सोचा है कि कभी हमारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है और हम क्या कर सकते हैं? नहीं सोचते। कुछ दिन पहले फैमिली में एक बात हो रही थी और हम लोगों मेरे बड़े भाई हैं कज़न, उन्होंने ऐसे ही युगंडा का जिक्र किया कि वो अब युगंडा आप देखिए कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो वो ये बात बताने लगे कि उसका एक शहर है, वहाँ पे सिग्नल ही मौजूद नहीं था, वो काफ़ी अर्सा पहले वहाँ पर हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ कभी कोई क्योस नहीं, वहाँ की कोई ट्रैफिक फंसी हुई है, सब ने अपनी अपनी बारी पे गुजर जाना है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसा मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर कोई रॉन्ग वे आ रहा है, वैसे तो कोई आता नहीं है, और अगर कोई एक आधा बंदा निकल ही आए ऐसा कि कोई रॉन्ग वे आ रहा है तो पूरा बाजार खड़े होकर उसको ऐसी की तैसी उसकी करेगा कि दोबारा कोई सोचेगा भी नहीं कि हमें रॉन्ग वे आना है। यहाँ पर क्या होता है, एक रॉन्ग वे आता है तो 10 और उसके साथ मिल जाते हैं, और अगर कोई गलत कहने वाला होगा तो वो कहेंगे कि भाई ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, हमने चीज़ों को बस ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है, लेट इट गो वाले मामले ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि अब बड़ी से बड़ी करप्शन, बड़ी से बड़ी चीज़ें, हमें कोई चीज़ कुछ नहीं कहती है, कोई परेशान नहीं करती। हम यही सोचते रहते हैं कि कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। और यही मिजाज हमारी एलीट का है, हमारी पॉलिटिकल एलीट का है,
जिन्होंने हमारे लोगों के दिलों में ये बात बिठा दी कि जनाब कोई करप्शन तो कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, अगर आप कोई रूल तोड़ रहे हैं तो ये तो कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, प्रोपेगेंडे में हम मास्टर हैं, झूठ में हम मास्टर हैं, बेईमानी में हम मास्टर हैं, उसकी हमारी मिसालें हैं, हमारे मेडल्स मिले हुए हैं हमें। लेकिन जो बुनियादी काम थे करने वाले, वैसे हम बड़े मुसलमान बनते हैं, वैसे हम बड़े पाकिस्तानी बनते हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए जो रूल्स हैं हमारे, जो हमने फॉलो करने थे, वो हमें कहीं नज़र नहीं आते, वो हमें बाहर के मुल्कों में लोग फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें गौर करने की ज़रूरत है, हमारी एलीट को भी और हमें बहैसियत कौम भी, कि क्या वाकई हम एक कौम बन चुके हैं, क्या हम जिंदा कौम हैं? मुझे नहीं लगता। बाहर के मुल्कों में कोई आपके साथ ज़्यादती करता है, आप खड़े हो जाते हैं आवाज़ उठाने के लिए। हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं रहा। आज 250 का क्या 300-500 रुपये भी पेट्रोल हो जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा, चुपके से जाके, बल्कि मैक्सिमम क्या करेंगे जी, लंबी लाइनें लग गई हैं, एक रात का तो पेट्रोल मिल जाए हमें पुरानी कीमत पे। ये हमारा हाल है। ये नहीं हम सोचेंगे कि भाई 500 रुपये पेट्रोल है तो हमने कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, नहीं उठाएंगे। बिजली का बिल है, जितना मर्जी आज भर देंगे, जहाँ के 2-4 गालियाँ देंगे दिल में और उसके बाद भर के भी आ जाएंगे। हमारे अंदर वो यूनिटी, वो चीज़ है ही नहीं है कि हम रिटेलिएट कर सकें। इनकलाब ऐसी कौमों पे नहीं आता, इनकलाब इस तरह नहीं आता कि आप किसी भी चीज़ को ये सोचकर सिर्फ जाने दें कि चलो जी ये तो ऐसे ही होता है, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरनी है। जब तक कि हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश ना करें, उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, उसका हाथ ना रोकें, और इसमें कोई बुराई नहीं। हमारे यहाँ तो ये अब सूरत हाल बन गई कि बुराई को बुराई कहो तो सब कहते हैं कि जनाब आप बदतमीज़ हो गए हैं, पता नहीं आपकी कोई तरबियत ही ख़राब हो गई है। ठीक है, गाली गलोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलत को गलत तो कहना पड़ेगा। गलत को गलत कहेंगे तो फिर उसके खिलाफ बुराई का एहसास जन्म लेगा, वो एहसास होगा तो बुराई से कोई रुकेगा। अगर सबको हमने कौमी धारे में ही शामिल करना है तो फिर कभी भी कोई भी गलत हो या सही हो, उसकी तमीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसका फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें देखनी पड़ेंगी। अगर ये जो रैंकिंग्स मैंने आपको शुरू में बताई हैं, अगर हमें इन्हें इम्प्रूव करना है तो हमें बहैसियत कौम अपने इज्तिमाई शऊर को परवान चढ़ाना होगा, तालीम को परवान चढ़ाना होगा, और आवाज़ उठाने और अपने हक़ के लिए लड़ना सीखना होगा। वरना ये पॉलिटिकल लीड जो कि सिर्फ 2% है, ये में रौंदते हुए इसी तरह हुक्मरानी और बादशाहत के मज़े लूटती रहेगी, और हमारी आने वाली नस्लें इसी तरह इनके पंजों के अंदर दबी रहेंगी। आज के व्लॉग से इतना ही नाज़रीन, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।